वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वैदिक कल्चर का जो लेटर वैदिक पीरियड था उसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले जो हमने ऋग्वैदिक पीरियड था उसके बारे में ऑलरेडी लेक्चर दे दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एंड आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी हिंदी मीडियम में कोर्स बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हिस्ट्री, ईवीएस, एईसीसी, एमआईएल हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स हमने हिंदी मीडियम में पढ़ा रखे हैं, तो आप प्लीज़ जाके चेक कर लेना। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यूनिट 1 हम पूरी कर चुके हैं, यूनिट 2 मैंने आपको पूरी पढ़ा दी है, यूनिट 3 भी मैंने आपको पढ़ा दी है। यूनिट 4 से जो आपका वैदिक कल्चर है, ठीक है, इसको हम पार्ट्स में पढ़ रहे हैं क्योंकि पहले मैंने आपको ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको आज इस वीडियो में मैं आपको लेटर वैदिक पीरियड पढ़ाने वाला हूँ। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम मेगालिथिक कल्चर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि साउथ इंडिया के मेगालिथिक कल्चर्स होंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं आपको सिलेबस भी साथ के साथ दिखाता चल रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, ये कुछ पेंडिंग यूनिट्स हैं जो कि हम जल्द ही पूरी कर लेंगे। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो आप आके मुझे बता सकते हो। तो मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में बताया था कि हमारे टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का जो टाइम था, ठीक है, जिस टाइम पीरियड में ये पूरा मतलब हुआ, तो उसको हमने ऋग्वैदिक पीरियड का टाइम दिया। वहीं जो बाद के जो पीरियड में जितने भी जो डेवलपमेंट हुए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसको फिर हमने लेटर वैदिक पीरियड का नाम दे दिया। ठीक है, जिस तरीके से जो वैदिक टेक्स्ट था, जो वैदिक लिटरेचर था, वो जिस पीरियड में जो उसका कंपोजिशन हुआ फिर उसके हिसाब से उसका नाम दे दिया गया। जैसे कि अर्ली वैदिक या ऋग्वैदिक पीरियड जिसमें ऋग्वेद का पूरा काम हुआ, और उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड। समझ में आ रहा है आपको कि जो जो रेस्ट 3 जो वेद थे वो बाद में उनका काम पूरा होता है, इसलिए उनको लेटर वैदिक टेक्स्ट भी कहा जाता है और लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता है कि जब उनका काम पूरा हुआ। अब वैदिक पीरियड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक पीरियड जो कि 1500 से लेके 1000 बिफोर कॉमन एरा, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लेटर वैदिक पीरियड देखेंगे, ठीक है, 1000 टू 600 बिफोर कॉमन एरा, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो 3 वेद थे इनका भी काम पूरा हो चुका था लिखने का। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि किस तरीके से ये क्या क्या बदलाव आए। पहले का जो वैदिक पीरियड था, अर्ली वैदिक पीरियड, उसके अंदर क्या क्या था, और अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या बदलाव आ गए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, द आर्यंस, जो आर्यन लोग पहले की तरफ जहां रह रहे थे वो, ठीक है, वहां से अब वो मूव करके ईस्ट की तरफ जाने लगे थे। समझ में आ रहा है, लेटर वैदिक पीरियड में ये लोग जो है सतपथ ब्राह्मणा, यानी कि यहाँ पे लिखा गया कि द सतपथ ब्राह्मणा रेफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस टू द ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, बहुत सारे टेक्स्ट मिलते हैं हमें लिखे हुए जिसमें ऐसा बताया गया कि जो आर्यंस थे वो ईस्टर्न जो गैंगेटिक प्लेन्स थे, ठीक है, वहां पे जाने लगे। एंड वन important development during this period is the growth of large kingdoms, और अब बड़े बड़े किंगडम्स का ग्रोथ होने लगा, जैसे कि कुरु, पांचाल। समझ में आ रहा है, आपने ये नाम सुने होंगे, तो ऐसे बड़े बड़े किंगडम्स का ग्रोथ होने लगा लेटर वैदिक पीरियड में। The period which we are going to study now extends roughly from 1000 before common era to 600 before common era। समझ में आ रहा है, ये टाइम पीरियड है जो कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और इसमें किस तरीके से जो वैदिक ट्राइब्स थी, जो वैदिक जो सिविलाइजेशन के लोग थे, वो अब ईस्टर्न जो है, जो गंगा की वैली है और उस तरफ जाने लगे थे, जो कि पहले सप्त सिंधु रीजन में थे। समझ में आ रहा है आपको, जो सप्त सिंधव या सप्त सिंधु रीजन में लोग रह रहे थे आर्यंस, वो अब ईस्ट की तरफ मूव कर रहे थे और उसके आस पड़ोस में। सो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस आए, कुछ सोशल चेंजेस थे, पॉलिटिकल चेंजेस थे, इकोनॉमिक चेंजेस थे और रिलीजियस चेंजेस थे, जो कि सारे ही मैं आपको हेडिंग वाइज पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंधु का जो एरिया था, यहाँ से अब आर्यंस आगे बढ़ रहे थे और जा रहे थे ईस्ट की तरफ। ठीक है, यमुना, गंगा और ये गंगेटिक जो प्लेन्स हैं, कुरु, पांचाल, इस तरफ अब आर्यंस पहुंच चुके थे। समझ में आ गया आप सभी को। अब हम सोर्सेस की बात करें कि हमें कैसे पता चलता है इस सब के बारे में। एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिसमें हमको पेंटेड ग्रे वेयर फेज मिलता है, ठीक है, जिसमें जो हमें पॉटरी मिलती है जो कि काफी कुछ हमें बताती है। और उसके अलावा लिटरेरी सोर्सेज के अंदर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणास, अरण्यक, उपनिषद, ये सारी चीजें जो है हमें बताती हैं, संहिता, ये सब हमें बताते हैं कि क्या चल रहा था उस टाइम पे। तो सामवेद जो है ये एक प्रेयर्स की बुक है, और जो चैंट्स, जो मंत्र वगैरह जो है इसके अंदर है।
ठीक है, मॉडिफाइड एंड सेट टू ट्यून फॉर द एक्सप्लिसिट पर्पस ऑफ सिंगिंग देम ड्यूरिंग द रिचुअल्स। जो ऋग्वेद को किस तरीके से जो है गाया जा सकता है, ठीक है, उसके जो भी मतलब जो उसके अंदर बताए गए हैं, जो चैंट्स हैं, जो प्रेयर्स हैं, उनको कैसे मतलब एक ट्यून दी है सामवेद के अंदर। यजुर्वेद एलेबोरेट्स द रिचुअल्स विच अकम्पनी द रिसाइटेशन ऑफ हेमंस। ठीक है, यजुर्वेद भी इस तरीके से कुछ बताता है हमें। द रिचुअल्स एंड द हेमंस इन द संहिता डॉक्यूमेंट द सोशल एंड पॉलिटिकल milieu of this period। और अथर्ववेदा contains the folk tradition of this period and represents the popular religion। इससे हमें religious जो भी जानकारी है मिलती है। It is a good source for understanding the socio-religious conditions of the common people। और अथर्ववेद से हमें जो socio-religious जो conditions थी उसके बारे में भी काफी कुछ पता चलता है। So these samhitas are followed by a series of text कॉल्ड द ब्राह्मणास। ठीक है, ये जो संहिताएं होती थी मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछली वीडियो में, इनकी जो पूरी सीरीज थी इनको फिर ब्राह्मणास का नाम दिया गया, जो कि वेदों के ऊपर पूरी जो टिप्पणियां थी, जो कमेंट्रीज थी, ठीक है, वो सब इसके अंदर बताया गया। दे एक्सप्लेन द सोशल एंड रिलीजियस एक्सपेक्ट्स ऑफ द रिचुअल्स एंड थ्रो लाइट ऑन द वैदिक सोसाइटी। और ये ब्राह्मणास और ये सारी चीजें क्या करती हैं, जो वैदिक पीपल जो थी, उनकी जो सोसाइटी थी, वो हमें बताती है काफी अच्छे से। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें, सो लिटरेरी सोर्सेज रिपीटेडली रेफर टू द एरियाज ऑफ प्रेजेंट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। सो जो भी लिटरेरी सोर्सेज हमें मिलते हैं वो कहीं ना कहीं जो एरियाज का नाम बताते हैं वो है यूपी, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, और द पीरियड असाइन टू द लेटर वैदिक फेज is common era, sorry, 1000 बिफोर कॉमन एरा टू 600 बिफोर कॉमन एरा। ये टाइम बताया गया है। एंड मेनी कम्युनिटीज एंड कल्चरल ग्रुप्स आर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। बहुत सारे कल्चरल ग्रुप्स का नाम आता है लिखा हुआ, बहुत सारी कम्युनिटीज का नाम आता है। पोट्री की बात करें, सो पर्टिकुलर पोट्री फॉर्म्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद सम ट्राइब और ग्रुप। जो पोट्री है वहां की, हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी ट्राइब की थी, ठीक है, स्पेशली किसी ग्रुप की थी। However, in the same geographical region, some agricultural communities flourished in roughly the same time bracket। उसी टाइम पे कुछ agricultural communities भी वहां पे डेवलप हुई। and these communities used a particular kind of pottery। और ये जो communities थी इन्होंने कुछ अलग तरीके की पोट्री का इस्तेमाल किया, जिसको PGW यानी कि द पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री के नाम से भी जाना जाता है। Thus, these archaeological finds would reflect the material conditions of the later Vedic society। और ये जो पोट्री वगैरह हमें मिलती है, जो आर्कियोलॉजिकल चीजें मिलती हैं, ये हमें ये बताती हैं कि जो लेटर वैदिक सोसाइटी थी वहां पे मटेरियल्स की कंडीशन कैसी थी। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं तुम्हें बताऊं, जो PGW साइट्स हैं यानी कि जो पेंटेड ग्रे वेयर जो साइट्स हैं वो है अतरंज खेरा, ठीक है, अहिछत्र, नोह, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, भगवनपुरा एंड जखेरा। ये कुछ साइट्स है इंपॉर्टेंट। आयरन टेक्नोलॉजी की बात करें, सो देखिए द पीजीडब्ल्यू आर्कियोलॉजी क्लियरली शोज दैट आयरन वेपन्स, ठीक है, कुछ लोहे के वेपन सवार। इससे पहले आपने लोहा कभी नाम नहीं सुना होगा जो भी मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब आपको लोहा भी सुनाई देगा। सो आयरन वेपन सच एज एरो हेड्स, ठीक है, एंड स्पीयर हेड्स केम टू बी कॉमनली यूज इन वेस्टर्न यूपी। ठीक है, ये जो वेस्टर्न यूपी का एरिया था, यहाँ पे लगभग 800 बिफोर कॉमन एरा से ये स्टार्ट हो गया था इसका यूज। These iron weapons may have helped the Kuru Panchals to establish their political supremacy। हो सकता है कुरु पांचाल्स के जो भी वहां पे किंग रहे हो उनको मदद मिली हो भाई आयरन वाले टूल्स से। ठीक है, द आयरन एक्स में हैव बीन यूज्ड टू क्लियर द फॉरेस्ट। भाई आयरन की कुल्हाड़ी हो सकती है जिससे पूरा जंगल साफ किया जाता हो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड नॉलेज ऑफ आयरन स्प्रेड इन ईस्टर्न यूपी। और धीरे 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 ये नॉलेज जो थी आयरन की, ये ईस्टर्न यूपी तक पहुंच गई, बिहार तक पहुंच गई। and the earliest iron implements unearthed in this area belong to the 7th century। okay, and it is interesting to note that reference to this black metal। इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि अलग अलग नाम दिए गए, समझ में आ रहा है, आयरन्स के लिए अलग नाम दिए गए और जो मेटल्स थे उनको अलग नाम से जाना जाता था। मैं आपको आगे बताता हूं, पहले आप वो देखिए। इकोनॉमी की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, इकोनॉमी में क्या क्या था। सो द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इज इंडिकेटेड इन मैनी प्रेयर्स। बहुत सारी प्रेयर्स होती थी अथर्ववेदा के अंदर कि जिससे सक्सेस मिले फार्मर्स को, शेफर्ड्स को, मर्चेंट्स को, इसके लिए प्रेयर लिखी हुई है।
एंड और भी प्रेयर्स थी जैसे कि प्लोइंग के लिए, सोइंग के लिए, रेन्स के लिए, बारिश हो जाए भाई, और जो है मवेशी बढ़े यानी कि कैटल में वृद्धि हो, इंक्रीज इन कैटल, वेल्थ पैसा आए, ठीक है, एक्सकॉर्सिज्म अगेंस्ट बीस्ट, वाइल्ड एनिमल्स एंड रॉबर्ट्स एंड द लाइक्स, द प्लो वाज नोन एज सिरा एंड फरो सीता। समझ में आ रहा है? प्लो को क्या कहा जाता था? सिरा, एंड फरो को सीता। तो इस तरीके से है। बहुत सारे ग्रेन्स थे भाई, ठीक है, वर ग्रोन एज राइस, बार्ले, बीन, सिसम, और उनके सीजन्स भी थे भाई। जैसे कि बार्ले जो था वो विंटर का था, डिपेंड इन समर, एंड राइस सोन इन द रेन्स, बारिश के समय क्योंकि पानी ज्यादा चाहिए होता है, रेप्ड इन ऑटम, द सतपथ ब्राह्मणा, ठीक है, इनमरेट्स वेरियस ऑपरेशंस ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत सारे ये जो टेक्स्ट हैं हमें बताते हैं कि एग्रीकल्चरल जो पूरा प्रोसेस होता था, प्लोइंग, सोइंग, रेपिंग एंड थ्रेशिंग, सब कटाई से लेके बुआई, निराई, जो भी मतलब होता था, जुताई, सब लिखा हुआ है भाई। और एग्रीकल्चर सफर्ड फ्रॉम द यूजुअल पेस्ट, बहुत सारे भाई पेस्ट वगैरह होते थे, मोल्स होते थे ऐसे जो कि डिस्ट्रॉय कर देते थे सीड्स को, ठीक है, ये लोग खा जाते थे उसको भाई, ये जो जानवर होते हैं छोटे छोटे, एंड ये बहुत हार्म करते थे। द अथर्ववेदा मेंशंस दैट, अथर्ववेद में लिखा हुआ है, ड्रॉट, सूखा पड़ना, बहुत ज्यादा बारिश होना, इससे भी एग्रीकल्चर खराब होता था। कैटल वेल्थ वॉज कंसिडर टू बी ए ग्रेट सिग्निफिकेंस, भाई कैटल की बहुत ज्यादा वैल्यू थी, कैटल वेल्थ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। और अथर्ववेदा में बहुत ज्यादा बड़े बड़े ह्यूमंस लिखे हुए हैं कि काओ के लिए डेथ पेनल्टी तक भी थी, अगर कोई काओ मार देता है तो उस बंदे को डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, ठीक है। रिच मर्चेंट्स हैव बीन ऑफन रेफर्ड टू, मनी लेंडिंग वाज इन वोग, ठीक है, अमीर लोगों के बारे में भी लिखा हुआ है कि भाई मर्चेंट लोग होते थे, पैसे भी उधार दिए जाते थे उस टाइम पे। स्पेसिफिक वेट एंड मेजर यूनिट्स वर आल्सो नोन, समझ में आ रहा है आपको? एंड निष्का एंड सतमना वर द यूनिट्स ऑफ करेंसी। अब इससे पहले हमने अर्ली वैदिक में क्या पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम चल रहा था, पर अब यहाँ पे क्या है, करेंसी आ जाती है निष्का एंड सतमना नाम से। देयर इज नो एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ कॉइन्स विद स्पेसिफिक वेट, साइज एंड डिवाइस ड्यूरिंग द टाइम, कोई ऐसा एक्यूरेट नहीं मिलता वेट क्या रहा होगा, साइज क्या रहा होगा कॉइन्स का। सौदेबाजी भी होती थी भाई, हैगलिंग जिसे हम कहते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, ऋग्वैदिक टाइम से ही होती आ रही थी सौदेबाजी। बलि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बलि क्या था, जो कि पहले एक वॉलेंटरी गिफ्ट हुआ करता था, चीफ को कोई भी देता था, अब वो एक रेगुलर टैक्स बन गया और वो कलेक्ट किया जाता था पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, बलि, ठीक है। एंड देयर हैज बीन अ स्ट्राइकिंग डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री एंड ऑक्यूपेशंस, बहुत सारे ऑक्यूपेशन सब आ चुके थे, जैसे कि फिशरमैन, फायर एंड रेंजर्स, वॉशरमैन, बार्बर्स, बचर्स, एलिफेंट कीपर्स, फुटमैन, मैसेंजर्स, मेकर्स ऑफ जेवल्स, ठीक है, बास्केट्स, रोप्स, डाइज, चैरियट्स, बोस, स्मेल्टर्स, स्मिथ्स, पॉटर्स, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस आ गए थे। एंड मर्चेंट्स, लॉन्ग डिस्टेंस कैरावंस एंड सी ट्रेड आर मेंशन्ड, सी ट्रेड के बारे में बताया गया है। गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो क्राफ्ट्समैन का ग्रुप होता था पूरा, द वर्ड श्रेष्ठी, ठीक है, हेड ऑफ गिल्ड, जो गिल्ड का हेड होता था उसके लिए श्रेष्ठी वर्ड है। तो बहुत सारे टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि कैसी वहां पे इकोनॉमिकल कंडीशंस चल रही थी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऋग्वेदा वी फाइंड द मेंशन ऑफ ओनली अयस, सिर्फ और सिर्फ कॉपर, समझ में आ रहा है आपको, कॉपर के बारे में पता चलता था। लेकिन अब एक नया मेटल था जिसकी हमें खोज हो चुकी थी, जो कि था आयरन, इस एज के अंदर यानी कि लेटर वैदिक फेज के अंदर आयरन का पता चल चुका था, जिसको श्याम अयस के नाम से लिखा हुआ है वेदों के अंदर। एंड लोहित अयस जो है वो कॉपर के लिए यूज किया गया था, ओके। Besides these, gold, lead and tin are also referred to. While the iron was used for making weapons, लोहे का यूज वेपन्स के लिए यूज हो रहा, वेपन बनाने के लिए यूज हो रहा था लोहा, हथौड़े बनाने के लिए, प्लॉशेयर्स बनाने के लिए, ठीक है। एंड द कॉपर वाज यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स, और सिल्वर को रजत के नाम से लिखा हुआ है भाई। एंड गोल्ड वर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट, सोने के भाई ऑर्नामेंट्स बनते थे, डिशेस भी बनते थे, ओके। अब पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी काफी चेंज आ चुके थे। अब जो थे बड़े बड़े किंगडम आने लगे थे, समझ में आ रहा है आपको? एंड मैनी जना और ट्राइब्स वर एमलगमेटेड द फॉर्म जनपदास एंड राष्ट्रास, यानी कि जो पहले एक छोटे छोटे मतलब क्लैंस हुआ करते थे, अब बहुत बड़े बड़े भाई जनास बन चुके थे, जनपद जिसको हम कहते थे, राष्ट्रास, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था। Hence the royal power increased along with the size of kingdom, जब भाई किंगडम का साइज बड़ा होने लगा तो रॉयल पावर भी बढ़ने लगी। एंड द वॉर्स वर नो लॉन्गर फॉट फॉर द काउज बट फॉर द टेरिटरीज, जो कि अर्ली टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, वहां पे लड़ाइयां होती थी गाय के लिए, ठीक है, कैटल्स के लिए, पर अब लड़ाइयां
टेरिटरी जीतने के लिए होने लगी थी, ठीक है, ये बदलाव आ रहा था। द किंग वॉज यूजुअली अ क्षत्रिय, क्षत्रिय राजा होते थे, एंड द ऑफिस ऑफ द मोनार्क वॉज मेड ऑलमोस्ट हेरिडिटरी, समझ में आ रहा है आपको। एंड ट्रेसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द चीफ और किंग अपीयर इन लेटर वैदिक टेक्स्ट, जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है वो बताते हैं कि कैसे चुना जाता था चीफ को। एंड बट हेरिडिटरी किंगशिप वॉज एमर्जिंग, द किंग ग्रेजुअली एमर्ज एज द कंट्रोलर ऑफ द सोशल ऑर्डर, किंग ही पूरे समाज को कंट्रोल करता था। द किंग वॉज एड्रेस्ड बाय डिफरेंट नेम्स, अलग अलग रीजन्स में किंग को अलग अलग नाम से जाना जाता था भाई। नदर्न रीजन्स में विराट कहा जाता था, ईस्ट साइड में जाओगे तो वहां पे सम्राट कहा जाता था किंग को, वेस्टर्न एंड सदर्न रीजन्स के अंदर उसको स्वरत, भोज, ठीक है, अलग अलग नाम से जाना जाने लगा था किंग्स को भी अब। और द इन्फ्लुएंस ऑफ द किंग वॉज इनहेंस्ड बाय रिचुअल्स, बहुत सारे रिचुअल्स आ गए थे, बहुत सारे यज्ञ होते थे जो राजा करवा रहे थे, जैसे कि राजसूय यज्ञ, यानी कि दैट वाज बिलीव्ड टू कन्फर ऑन हिम सुप्रीम पावर, अपने आप को राजा सबसे ऊपर दिखाना चाहता था। अश्वमेघ, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता था, टू गिव एब्सोल्यूट पावर ओवर द टेरिटरी वेयर द रॉयल हॉर्स रैन, यानी कि मान लो ये एक टेरिटरी है, ये दूसरी टेरिटरी है, यहाँ का किंग अगर ये यज्ञ करवा रहा है, ठीक है, अश्वमेघ ये अपना घोड़ा भेजेगा, अगर ये घोड़ा इसकी टेरिटरी में चला गया और अगर यहाँ के राजा ने इस घोड़े को रोका, यानी कि वो राजा उसको चैलेंज कर रहा है लड़ाई के लिए, अगर उस घोड़े को नहीं रोका और वो घोड़ा घूमता रहा तो ये टेरिटरी इस राजा के अंडर में आ जाएगी। तो ऐसा भी हो रहा था भाई। वाजपेयी यज्ञ, वेयर द रॉयल चैरिट वाज मेड टू रेस एंड विन अगेंस्ट अदर्स, ठीक है, एंड दीज रिचुअल्स बूस्टेड द किंग्स पावर, जब ये सब होने लगा, टेरिटरियां आने लगी भाई किंग्स के अंडर में, तो पावर भी बढ़ी। अब मैंने आपको पहले बताया था सभा समिति के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट रोल मतलब अपना निभा रही थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। द सभा फंक्शन एज अ पार्लियामेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ पब्लिक बिजनेस बाय डिबेट एंड डिस्कशंस, सभा के अंदर पूरा डिस्कशंस होता था, जो चीफ होता था उसको सभापति कहा जाता था, ठीक है, द कीपर्स, जो कीपर लोग थे उनको सभापाल, एंड द मेंबर्स सभ्या, सभासद और सभासीन, समझ में आ रहा है आपको, ये सब नाम यूज किए जा रहे थे जो भी सभा के अंदर लोग होते थे। एंड इन लेटर वैदिक टाइम्स पॉपुलर असेंबलीज लोस्ट देयर इंपॉर्टेंस, जो कुछ पॉपुलर असेंबलीज थी जैसे कि विधाता, पूरी तरीके से भाई डिसअपियर ही हो गई, पर सभा समिति चलती रही, पर अब विमेंस का आना थोड़ा कम हो गया इसके अंदर, एंड अब ज्यादातर नोबल्स और ब्राह्मण, ऊंचे ऊंचे लोग ही वहां पे जाते थे सभा समिति में। हाउएवर द इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी इन सोसाइटी एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज डेली रिफ्लेक्टेड इन द एनलार्ज एंड आउटरीच ऑफ द स्टेट। भाई ये जो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर, अब ये दिखने लगा था स्टेट के अंदर। वी हैड अ न्यू ऑफिशियल्स, नए नए ऑफिशियल्स आ चुके थे, जैसे कि सूत, ठीक है, जो कि चैरियटर होता था, जो रथ चलाता था, संग्रहित्री जिसको ट्रेजरर कहा जाता था, भगदूगा जो कि कलेक्टर होता था टैक्स, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने वाला, ग्रामीणी जो कि विलेज का मुखिया था, स्थपति यानी कि चीफ गेस्ट, तक्षण जो कि कारपेंटर था, क्षत्रि जो कि चैम्बरलेन था, एंड सेवरल अदर हुज एग्जैक्ट फंक्शन कैन नॉट बी असरटेन्ड, बहुत सारे और भी ऐसे ऑफिशियल्स का नाम आता है। एवरीथिंग इंडिकेट्स दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, अब एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा था, एंड बिकेम एन एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट फॉर रूलिंग ओवर एन किंगडम, यानी कि कोई भी किंगडम पे रूल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, तो वो सब अब दिखने लगा था। We find that legal institutions were also coming into sharper focus, पहले legal institutions इतने नहीं थे, पर अब धीरे 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 ऐसा होने लगा था। The king administered justice and wield the rod of punishment, king भाई punishment भी दे सकता था। Among the crimes enumerated, जो जो क्राइम थे मैं आपको बताता हूँ, एक तो थेफ्ट, चोरी करना, रोबरी करना, एडल्ट्री, इंसेस्ट, एबडक्शन, किसी को मार देना, मर्डर करना, गाय मार देना, ठीक है, स्लेइंग ऑफ ब्राह्मण, ड्रिंकिंग इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर, दारू वगैरह पीना, ट्रेचरी, ये सारे कुछ ऐसे ऑफेंस थे जिनके ऊपर पनिशेबल, मतलब जो डेथ भी हो सकती थी भाई, दी जा सकती थी। पेटी ऑफेंसेस वर लेफ्ट टू विलेज जजेस फॉर एविडेंस, द आई विटनेस वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन इन्फॉर्मर, सूचना देने वाले से ज्यादा जो साक्षात उस चीज को देखता था, आई विटनेस करता था, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। द लॉ वॉज ऑल्सो वेरी क्लियर ऑन द क्वेश्चन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की बात करें तो ओनरशिप जो थी लैंड की वो फादर के बाद उसके बेटे को मिलती थी, अगर डॉटर्स को तब मिलती थी जब कोई बेटा ना हो। ओके, सोसाइटी पे चलते हैं अब हम, क्या था सोसाइटी में भाई। सोसाइटी में ये था कि वर्णा सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका था अब, ठीक है, वर्णा सिस्टम चल रहा था, ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, शूद्र सबसे लास्ट में थे,
ठीक है, बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था इनका। क्षत्रियास थे सेकंड नंबर पे और थर्ड पे वैश्यास थे। ठीक है, क्षत्रिय अपना लड़ने मतलब उसका लड़ने का काम और किंगडम चलाने का काम ये सब कर रहे थे। तो देखो फैमिली की बात करें तो पैट्रिमोनियल थी, जहां पे फादर की अथॉरिटी चलती थी। समझ में आ रहा है, विमेन को इतना मतलब रैंक अच्छी नहीं थी। ऑल्दो सम विमेन थियोलॉजियंस टुक पार्ट इन द फिलोसफिकल डिस्कशंस एंड सम क्वींस पार्टिसिपेटेड इन कोरोनेशन रिचुअल्स। भाई बड़े घर की विमेन्स की अलग बात है, वो पार्टिसिपेट भी कर लेती थी, पर जनरली जो काफी ज्यादा इंफीरियर समझा जाता था विमेन्स को। और देर आर रेफरेंसेस टू सती, सती प्रथा चल रही थी भाई, किसी की हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसके विमेन को भी जला दिया जा रहा था। चाइल्ड मैरिज चल रही थी बहुत ज्यादा, समझ में आ रहा है, और डॉटर अगर किसी के घर हो जाए तो सभी को दुख होता था बहुत ज्यादा। तो ऐसी सोसाइटी थी लेटर वैदिक पीरियड में। और द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा, गोत्रा सिस्टम अब आ चुका था, जिसका लिटरली मतलब होता है काउ पेन, और द प्लेस वेयर कैटल बिलोंगिंग टू द होल क्लैन इज केप्ट। समझ में आ रहा है, इस तरीके से गोत्रा सिस्टम आ चुका था। और ऐसा भी माना जाता था कि हर गोत्र का कोई एक कॉमन एंसेस्टर होगा, जिसके बाद वो पूरा गोत्र चला है आगे। एंड मैरिज नहीं हो सकती थी सेम गोत्र के अंदर, इफ द पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम गोत्रा और हैविंग द सेम एंसेस्टर, तो वो उसकी शादी नहीं हो सकती थी। पर कास्ट एक्सोगेमी भी चल रही थी, लोग अलग अलग कास्ट में शादी करते थे। एंड देर इज मेंशन ऑफ चंद्रयान पीनेंस फॉर मैन मैरिंग वीमेन ऑफ द सेम गोत्रा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी भी चीजें लिखी हुई है पीनेंस के बारे में भी। एंड गोत्रास वर नेम्ड आफ्टर लेजेंडरी सीयर्स लाइक कश्यप, जैसे बहुत सारे कश्यप ऋषि हैं, मतलब कश्यप ऋषि हैं, और बहुत सारे और ऋषि हैं, भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, भृंगु ऋषि, इन सब के नाम पे ही गोत्र के नाम पड़े। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा अनुराग कश्यप, तो उनके पीछे क्या है, कश्यप है। भारद्वाज आपने सुना होगा। तो इस तरीके से फिर गोत्र का जो है स्टार्टिंग होती है, और किसी ऋषि के नाम पे उनको एंसेस्टर माना जाता था अपना, और उसी के नाम पे फिर ये चलता था। सो इन लेटर वैदिक पीरियड वर्णास केम टू बी बर्थ बेस्ड। ठीक है, अब वर्णा सिस्टम बर्थ बेस्ड हो चुका था, ना कि प्रोफेशन बेस्ड। एंड प्रोफेशंस जो था, जब इतना ज्यादा इसका वैल्यू मतलब बढ़ने लगी तो जाति बहुत ज्यादा हो गई। एंड द पोजीशन ऑफ फोर्थ वर्णा, जैसे कि शूद्र की बात करें तो बहुत मिजरेबल कंडीशन थी इनकी भाई। इनको डिप्राइव किया गया था हर तरीके के राइट से, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे लर्निंग का हो, टेक्स्ट पढ़ने का हो, भाई हर किसी से इनको दूर कर दिया गया। इट सीम्स दैट द शूद्रास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वर नंबरिकली नॉट सो सिग्निफिकेंट, कोई भाई इंपॉर्टेंस नहीं थी इनकी। दे हेल्प्ड वैश्यास इन देयर प्रोड्यूसिंग फंक्शंस, ये लोग वैश्यास की मदद करते थे और ब्राह्मणास को सर्व करते थे। क्षत्रियास के ये डोमेस्टिक सर्वेंट थे, लेकिन कहीं भी इनकी जो सिचुएशन, इनका स्टेटस अच्छा नहीं था सोसाइटी में, वर्स्ट से वर्स्ट था। ओके, वर्स्ट एकदम। रिलीजन की बात करते हैं अब हम, बाकी तो सब चीजें हमने देख ली हैं, ज्यादा चेंज नहीं था, यही था। तो जो स्टार्टिंग में इंद्र, जो अग्नि, ये जो दो देवता थे, इनका इंपॉर्टेंस इनकी जो है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। अब एक नया जो एक आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट था, वो आने लगा प्रजापति का। समझ में आ रहा है आपको, प्रजापति, जहां से वर्णा सिस्टम का पूरा वो बताया गया कि जो पूरा वो हुआ है, ओरिजिन है जो ब्रह्म जो वर्णा सिस्टम का, प्रजापति जो है, जो गॉड है, वहां से फेस से जो है कहीं ना कहीं ब्राह्मण आ रहे हैं। ठीक है, आर्म्स से जो है क्षत्रियास आ रहे हैं, और एब्डोमेन से जो है आपके वैश्यास आ रहे हैं, वहीं पैरों से जो है शूद्रास हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अब आने लगा था, सुप्रीम पोजीशन थी प्रजापति गॉड की, तो वैदिक लेटर वैदिक एज में। और इसके बाद जो बहुत सारे माइनर गॉड्स भी थे। ठीक है, जैसे कि ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर भी वो काफी सही थे, जैसे रुद्र जो कि एनिमल ऑफ गॉड्स, सॉरी गॉड ऑफ एनिमल्स। एंड विष्णु जो कि द प्रिजर्वर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ पीपल, विष्णु जी का भी अब यहाँ पे धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका था। और मैं आपको बता दूं, मूर्तियों की पूजा भी स्टार्ट हो चुकी थी लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। एंड द सेक्रीफाइजर, जो भी लोग योग यज्ञ वगैरह करवाते थे, ठीक है, उनको यजमान कहा जाता था। ठीक है, जो कि यज्ञ का जो भी परफॉर्मर होता था। एंड जैसे कि अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी, राजसूय यज्ञ मैं आपको पीछे बता के आया हूँ। एंड जो ब्राह्मण लोग होते थे, नॉलेज के ऊपर इनकी मोनोपोली थी भाई, बहुत ज्यादा इनको ज्ञानी माना जाता था। दे वर रिवार्डेड जनरसली फॉर ऑफिशिएटिंग द सेक्रीफाइसेस, जितने भी सेक्रीफाइस होते थे, बलिदान होते थे, उनमें ब्राह्मणास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एंड दक्षिणास वगैरह मिलती थी इनको, गाय मिल जाती थी दक्षिणा में, गोल्ड मिलता था, क्लोथ, हॉर्सेस भी दे दिए जाते थे। समटाइम्स द प्रीस्ट क्लेम्ड अ पोर्शन ऑफ टेरिटरी एज दक्षिणा, भाई कोई कोई तो ब्राह्मण पूरी टेरिटरी मांग लेते थे, वो भी मिल जाती थी। एंड important female deities during the later Vedic age were Usha, goddess of dawn, Aditi, mother of gods,
पृथ्वी अर्थ गॉडेस एंड आर्यनी फॉरेस्ट गॉडेस एंड सरस्वती रिवर डाइटी। तो फीमेल डाइटीज की भी अब धीरे धीरे ये स्टार्टिंग हो चुकी थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वेदास के अंदर हमें बताया जाता है एंड ब्राह्मणास और उपनिषद के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जैसे कि मैथमेटिक्स का यूज था और जिसको उस टाइम पे गणित कहा जाता था, और इसके अंदर अर्थमेटिक भी था यानी कि अंक गणित, जियोमेट्री यानी कि रेखा गणित, अलजेब्रा यानी कि बीज गणित, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिषा, ये सब के भी हमें पूरे पूरे प्रूफ मिलते हैं हमारे वेदों के अंदर। तो ये इस तरीके से था। अब धीरे धीरे जब ये लेटर वैदिक एज जब एंड होती है तो बहुत ज्यादा रिएक्शन आने लगा था। खासकर ये जो ब्राह्मणों का डोमिनेशन था, रिचुअल्स और ये सब जो थे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके थे और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आने लगा था जो बहुत सारे फिलोसफिकल टेक्स्ट थे उनके ऊपर। और अब राइज होने लगा था बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, जो कि दोनों अलग रिलीजन थे और ये वर्णा सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट थे। सेक्रीफाइसेस के इन्होंने अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था, रिचुअल्स के ये लोग अगेंस्ट थे। लोगों को ये धर्म अच्छा लगने लगा था, जैनिज्म और बुद्धिज्म। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या चैलेंजेस आए थे वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम चैप्टर्स करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही था। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।